टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से ली गई कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है और आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन मिल सकती है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और इसमें ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो कि निचोड़ है और एक तरह से इसे आप मास्टर वीडियो समझें, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम के दौरान अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न आती है तो आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में तिथियों के बारे में हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे 1 अगस्त 1914 ईस्वी को पहला विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गई। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ था। वहीं 28 जून 1919 ईस्वी को वर्सराय की संधि हुई थी, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद से 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था। वहीं 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी को पोलैंड में घुसना पड़ा और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। वहीं 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है और 23 जून 1941 ईस्वी को यहूदियों का कत्लेआम शुरू होती है। वहीं 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, यानी शामिल हो गया। वहीं 27 जनवरी 1945 ईस्वी को सोवियत फौजें ऑस्वित्स को मुक्त कराती है। वहीं 8 मई 1945 ईस्वी को यूरोप में मित्र राष्ट्रों का विजय हो गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़े थे और डेट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वहीं कुछ और महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो था वो फ्रांस का राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता रहा। 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। वहीं 1791 ईस्वी में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। वहीं 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है, सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबियन गणराज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्टार्ट हो जाता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। वहीं 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। कुछ और देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो प्रथम स्टेट थे उन्हें पादरी वर्ग कहा जाता था। वहीं द्वितीय स्टेट जो है उसे कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे द्वितीय स्टेट के। वहीं तृतीय स्टेट जो है उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर आते थे और छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर नौकर आते थे। तो ये आप प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के बारे में पढ़ लिए। आगे कभी पूछी जाती है कि लिब्रे मुद्रा के बारे में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे लिब्रे जो थे वो फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया। वहीं स्टेट जो होती है क्रांति एवं फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत का अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। वहीं पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। वहीं टाइथ जो थे चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अब हम पुनर्जागरण से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस मैराथन वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको आप आसानी से याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण पे हम चलते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है और इटली के महान कवि जो दांते हैं वो 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोल भाषा जैसे टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा और इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था।
पेट्रोक जो कि इटली के थे और मानववाद का संस्थापक भी माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरोन थी। वहीं आधुनिक विश्व का प्रथम जो राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो राज्य के एक नवीन चित्र पुस्तक कहलाती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा गया है। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व गायक था। वह लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हुआ। और ये लूसिन बुक से लिया गया है सारा आंकड़ा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे हम और चलते हैं कि माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट का माता मैडोन का चित्र था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जयाटो को माना जाता था और पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों का प्रहार किया है। आगे देखते हैं कि इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। वहीं रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। 1642 से 1726 ईस्वी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर जो जर्मनी का रहने वाला था, इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। आगे देखते हैं कि जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अमेरिकी वेस्पूसी नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। वहीं समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हुई। आगे हम चलते हैं अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में। इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं जो कि एग्जाम में इस बुक से अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसे एग्जाम के दौरान रिकॉल कर पाएंगे। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशवादी साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज द्वितीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी कहलाते थे। वहीं अमेरिका की पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेज उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। आगे इसी पे देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी और इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारी आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। आगे देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करती हैं। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की टी पार्टी थी, जो कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, और इसी घटना से अमेरिकी की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स थे। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच लैक्सगटन का प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। आगे है कि 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच हुई और दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिका की गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में हुई। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे चलते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के संबंध में 3 नंबर टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामंती, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति का देन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? तो ये कथन लुई 14वां का है। इम्पोर्टेंट है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और यह कथन लुई 14वां का है। राजा के निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुसार होते थे। वर्सराय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने बनवाया था। वर्सराय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था।
लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां व पत्नी मैरी एंतोनेव ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्सराय का भड़कीला दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दिया गया था। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति वोल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत पोषण किया गया। फ्रांस में क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसके के माध्यम से वर्ग ने आगाज किया। स्वतंत्रता, बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी थे, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग थे, जबकि तृतीय स्टेट इसमें 90% जनता थे। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर आदि शामिल थे। फ्रांस में राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिव्रे थी। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है वो फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया। आगे 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया। आगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ और पॉइंट है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है वो फ्रांस के सम्राट बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बंगालियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जेजोफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया। नेपोलियन ने कानूनों की संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन लिटिल कार्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसकी रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया और वियना कांग्रेस समाप्त के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। 4 नंबर जो टॉपिक हैं वो है इटली के एकीकरण। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही एक हिस्सा है और इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी।
इटली की समस्या को काउंट कबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया गया है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरिबाल्डी, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, संगठन किया था। कार्बोनेरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी थे। विक्टर एमनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्यों में ही हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेजनी का है। इटली के एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं 5 नंबर टॉपिक, जर्मनी का एकीकरण के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रसा का शासक था, जिसे विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया। बिस्मार्क की सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संवेदनवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लेसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वॉन रून एवं सेनापति वॉन मोल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सिरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। प्रसा एवं फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक बर्सराय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। आगे पढ़ते हैं 6 नंबर टॉपिक है रूसी क्रांति के बारे में और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर को हम लोग देखेंगे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। यह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉन बर्नार्ड शो ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। दुनिया का मजदूर एक होकर नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गया। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था।
1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। आगे देखते हैं कि रूस के चार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की है। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। शून्यवाद के जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित हो गया था, बोल्शेविक और मोन्शेविक। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मोन्शेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई औद्योगिक नीति लागू किया था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने किया। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था कि युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। आगे हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के संबंध में, जो कि 7 नंबर टॉपिक है। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नल्ड टॉयनबी ने किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल की पूंजी का अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड में मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कों बनाने का विधि निकाले। 1761 ईस्वी में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाया। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन या रॉकेट बनाया था। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। आइए देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के संबंध में कौन कौन से आविष्कार हुए। तेल चलने वाला शटल जानके ने इसका आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीज ने 1765 ईस्वी में किया। स्पिनिंग जेनी यानी पानी की शक्ति से चलित रिचार्ड आर्कराइट ने 1767 में किया। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन ने घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा कॉर्टराइट। सेफ्टी लैंप के आविष्कार हैम्पी ड्रवी ने 1815 ईस्वी में किया था। आगे हम पढ़ते हैं इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद में समर्थकों को राउडहेड्स कहा जाता था। आगे हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई वो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ये डेट आप याद रखेंगे, 28 जुलाई
1914 ईस्वी को, जब ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या हुई। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो है वो 2 खेमों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो किया वो जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली आदि। वहीं मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड थे, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुई। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुई। मोरक्को संकट जो है वह 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, 6 अप्रैल डेट आप याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1917, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोए जाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 ईस्वी में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 ईस्वी में तुर्की, 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण किया। जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक रोबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग लिए, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका निभाई वे अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज और फ्रांस के परामर्शदाता पेरिस शांति सम्मेलन में शांति समझौते की शर्तें निर्धारित करने में राष्ट्राध्यक्षों की मुख्य भूमिका हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज कैमूसो थे।
वर्सराय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी। 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी। संधि के तहत जर्मनी की सेना ने 1 लाख तक सीमित कर दी गई और उसमें वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्सराय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण हुआ था। आगे चलते हैं चीनी क्रांति के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये भी प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के नायक सनायत सेन था। 1905 ईस्वी में सनायत सेन ने तुंग मिंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को सनायत सेन की अपनी सरकार के अध्यक्ष चुना। कोविनेट लीग की सोसाइटी के संस्थापक सनायत सेन थे। 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शाह कोई के समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया था। 1912 ईस्वी में सनायत सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किया और इस पार्टी का पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सनायत सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेंट को चुना था। डॉक्टर सनायत सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग की पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए और चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग से संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में किया था। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने 62 आतंकवादी दल की गठन किया। आगे कुछ और पढ़ते हैं। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी की गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनोन था। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी और चीन के द्वारा द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे थे। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। आगे पढ़ते हैं तुर्की के बारे में। उसके बाद से जर्मनी में नाजीवाद का उदय पढ़ेंगे, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में पूरे बने रहें, बस थोड़ी सी और टॉपिक हैं जो कि कंप्लीट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन का शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क यानी तुर्की का पिता भी के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की औपचारिक जन्मतिथि 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली रजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की और 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई।
23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे। 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किया। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। 1924 में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और ग्रेगोरियन कैलेंडर के प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू हुआ। इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तूतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। आगे हम पढ़ते हैं इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवादी राष्ट्रवाद के समर्थन करते थे। फासीवादी राष्ट्रवाद के समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज की सेना का अधिकार नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्षता मुसोलिनी ने की थी, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर 1935 ईस्वी में अबोसिनिया पर आक्रमण किया। जर्मनी, जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया था। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी प्रश्न पूछी जाती है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय, और इसमें हम हिटलर के संबंध में पढ़ेंगे कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया का ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर यानी नेता बन गया। आगे पढ़ते हैं कि 1923 ईस्वी में हिटलर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ और हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। 1924 ईस्वी के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने सर्वप्रथम अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक, इस तरह का चिन्ह स्वास्तिक का प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 ईस्वी में चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 ईस्वी को हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का गठन हिटलर ने किया था।
एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स ने संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय की संधि को निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा किया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिनल्टन विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर दी। आगे पढ़ते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। जापान ने 1931 ईस्वी में अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबंधित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर लिया। आगे चलिए पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध किया की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 6 वर्षों तक लड़ा गया और इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन ही था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। तेईस अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुई। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश हुआ। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 ईस्वी को शामिल हुआ। इसका मुख्य कारण था जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को
हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 ईस्वी तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सैलिसेवरी ने किया था। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गया और 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय जो कि यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन जो कि प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 ईस्वी को हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होना। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न थी। वीडियो में अपना कमेंट और राय ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।